तो आज जो देंगे उसी का टेस्ट भी लेंगे। तो हम लोग जहाँ तक है वहाँ तक चलते हैं। तो चैप्टर 2 है दरअसल ये क्लास 9 का, और चैप्टर का में हम लोग देखेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है। पहले की क्लास में हमने मैटर के बारे में काफ़ी कुछ देखा था कि मैटर क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें जो टॉपिक्स हम लोग का मेन टॉपिक है वो पहला तो वही है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। दूसरा है व्हाट इज़ ए मिक्सचर। तीसरा है व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन। चौथा है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। पांचवा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार जो है ना इसमें एग्जामिनर उलझाता बहुत है। इसमें जब भी लगे ना कि हमें सब आता है, समझ लेना कि मन हमें भ्रम में डाल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो आता हुआ क्वेश्चन जब नहीं होगा एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा। फिर हम लोग देखते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो ये हम लोग 6 टॉपिक्स जो है इसको पूरा अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाई ए सब्सटेंस, इसका नोट्स भी ले सकते थे, लेकिन इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिया है। रुको, अभी रहने दो, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब इसका नोट्स लेकर चलते ना, तो वो नोट्स लेकर भी चलते तो अच्छा रहता है। तो नोट्स लेकर हम लोग फिर चलेंगे, मतलब ऐसे क्लास को आगे पीछे कर लेना, ठीक है। व्हाट इज़ मीन्ड बाई सब्सटेंस, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को ही हम लोग थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाई प्योर सब्सटेंस, बाई ए प्योर सब्सटेंस, है ना। क्वेश्चन में ही हम लोग बदलाव करके ले आते हैं, ठीक है। तो अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्या प्रकृति में प्रकृति में कितने तरह के तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं? कितने? 5? हद हो गया। देखो पीरियोडिक टेबल देख लो, यहाँ पर वो मत पंच तत्व वगैरह कुछ भूल जाओ यहाँ, ठीक है। तो हम लोग बोले ना, हम लोग यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी की या बाकी और क्लास में नहीं है, हम लोग साइंस की क्लास में हैं। तो हम लोग साइंस की क्लासेस में ही उसी तरह से सोचेंगे। जैसे कोई खड़ा करके तुम्हारे क्लास में पूछ दे कि तुम किस जाति के हो, तो क्या बोलोगे? अरे बायोलॉजी के क्लास में एक टीचर ने बच्चों को खड़ा करके पूछा तुम किस जाति के हो, वो क्या बोलेगा? हाँ तुम सोचना, क्लास के लास्ट तक में जवाब देना। तो ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल हो। अब देखो, अब हम लोग वापस से इसको हटा देते हैं, अब इसी पे आते हैं। बिल्कुल, सभी सब्सटेंस मैटर है। व्हाट इज़ मीन्ड बाई ए सब्सटेंस, है ना। तो इसमें क्या क्या करेंगे? ए सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ए सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ना, मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है या सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है और प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल। बिल्कुल, शब्दों पे खेल जाना है, शब्दों पे जहाँ पे खेलने का मौका मिले, जहाँ शब्दों पे खेल। पहले सुनो, पहले पूरी क्लास में, इसके बाद बोलना। क्या कि होता क्या है कि मान लो कि 10, 15, 20, देखो जो सवाल तुम्हारे मन में आता है उसको लिख लो पहले नोटबुक में। क्या कि मान लो 20, 25, 50, 100 अगर बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे क्या है, बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ का जवाब देना क्लासरूम में, ठीक है। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जो कि क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में है और रिलीज भी होगी तो लोग बोरियत भी नहीं होना चाहिए। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस, ठीक है, यहाँ पे ये शब्द तुम लोग को बार बार समझने में आएगा। एक होता है ना होमोसेक्सुअल, वर्ड सुना है? क्या होता है होमोसेक्सुअल? नहीं, होमोसेक्सुअल क्या होता है? बाइसेक्सुअल तो फिर गलत ही वर्ड, उल्टा ही वर्ड हो गया। होमोसेक्सुअल क्या होता है? और हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है? बाइसेक्सुअल क्या होता है? जाने दो। यहाँ पे होमोजीनियस, होमोसेक्सुअल मतलब होता है कि लड़के लड़के से ही अगर शादी करने लगे तो उसको, या लड़की लड़की से ही, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोसेक्सुअलिटी बोलेंगे, ठीक है। गे और लिस्बेनियन का कॉन्सेप्ट होता है, लड़का लड़का तो गे और लड़की लड़की तो लिस्बेनियन, ठीक है। हमारा सोसाइटी अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है, उसके लिए अलग आर्टिकल्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपेल तो किया है, लेकिन उसका अलग इशू है। इस सब के बारे में फिर कभी जब वो क्लास आएगा तो उस क्लास में बताएंगे, वो जानना भी ज़रूरी है।
लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस में क्या होगा, एक ही तरह का मिक्सचर होगा होमोजीनियस, ठीक है। अब ये हेट्रोजीनियस में क्या होगा, अलग अलग तरीके के मिक्सचर्स होंगे। तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा कंपोजिशन होगा होमोजीनियस में। कोई एग्जांपल बताओ। नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सब एक ही तरह का है तो कैसे अलग करेंगे, कि नमक और चीनी को कैसे सेपरेट नहीं करेंगे। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, एग्जाम्पल जैसे शुगर प्लस वाटर, पानी में अगर उसको मिला दो तो शुगर सॉल्यूशन बनता है, उसमें तुम पता ही नहीं चलेगा, एकदम उसी तरह रहेगा, एकदम घुल मिल जाएगा। तो अब देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देखो, इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा कंपोजिशन ही होगा। शोज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, उसको अलग अलग करने के लिए साफ दिखेगा। दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज, जैसे शुगर प्लस सैंड, शुगर को और सैंड को आपस में मिला दो, बालू को और चीनी को मिला दो एक साथ, तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ये दोनों अलग अलग दिखेगा, लेकिन चीनी और बालू को छांट के दिखाओ तो बड़ा मेहनत लगेगा, बहुत। छांट दोगे कब तक, ठीक है, अगला दिन वही करेंगे, 1 किलो चीनी और 1 किलो बालू को मिलाएंगे, तुम उसको छांटते रहना। अब ये देखो अगला हमारा जो है टॉपिक है हमारा, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विथ एग्जांपल्स। ये तो हो गया ना, इसको सेम ये रहेगा ऊपर वाला, ये क्वेश्चन है ना सेम है, ऊपर वाला रिपीटेशन है, तो अपना ऊपर वाला कोई लिख देना थोड़ा, हाँ थोड़ा सा जो चीज़ चेंज हुआ है तो वो बस देख लेना उसको। हाँ बस तो एक ही क्वेश्चन था एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो हमने एक ही जगह पे उसको कर दिया। अब ये देखो ये क्वेश्चन है हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो जो एक होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, मतलब ये हो गया सॉल्यूशन, इसको कोलाइड बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। और ये हो गया सस्पेंशन, ठीक है। तो इसमें देखो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होती है वो कितना होता है, एक नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। सोचो कितना छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। क्या होगा, इट इज स्टेबल, ये क्या रहता है, स्टेबल होता है। इट स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट, ये क्या होता है, एक बीम ऑफ लाइट को जो है ये छितरा देता है चारों तरफ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देता है। और सर जो सॉल है वो सॉल्यूट है। हाँ, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रो फिल्टर पेपर, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है ना फिल्टर पेपर से आराम से पास हो जाता है। फिल्टर पेपर तुम लोग को स्कूल में दिखाया गया, कभी भी प्रयोग में लेके आया होगा फिल्टर पेपर, कभी नहीं, हद है यार। प्रयोगशाला क्यों नहीं है, फीस मंगनी का लेता है, जो बच्चा से इतना फीस चार्ज कर रहा है कि मुफ्त में ले रहा है। हम बच्चा से फीस चार्ज करते हैं तो बड़ा कंप्यूटर प्रिंटर ये सब लगाए हुए हैं ना, ये सब कॉस्टली इक्विपमेंट ये सब भी नहीं लगाया होगा स्कूल में, कोई मतलब ही नहीं है, उसको बोर्ड पे ही बताता होगा, है ना, वाइट बोर्ड पे। अब सॉल्यूशन, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स लेस देन 1 nm, 10⁻⁻n होता है 1 नैनोमीटर के बराबर, ठीक है। ये वैल्यू ना खूब जगह पूछा जाता है, बहुत जगह पे कैलकुलेशन में भी ये जगह पूछा रहेगा, है ना, ठीक है। अब जहाँ पे हम लोग रहे ना वहीं पे हम लोग पहले रहते हैं, क्या कि इसे टेस्ट भी लेंगे, कल इसी से टेस्ट होगा। तो ये क्या होता है, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, ये स्कैटर कैसे करेगा लाइट को, क्योंकि थोड़ा साइज पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा हो गया ना। सॉलिड पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये भी क्या होता है, आराम से फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाता है। फिल्टर पेपर जो होता है ना छन्नी जैसा सिस्टम होता है, मतलब उसको कोई चीज़ छानने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है फिल्टर पेपर का। हम लोग जिस समय स्कूल में पढ़ते थे तो हम तो सरकारी स्कूल में थे, सरकारी स्कूल में लैब होता था और हम लोग लैब में खूब सारे प्रयोग किया करते थे, जिसमें कॉर को चाप करके नरम बनाना, भीतर में घुसाना और बहुत तरह के हम लोग प्रयोग करते थे वहाँ पर। देखो सस्पेंशन क्या होता है, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज मोर देन 100 nm, ठीक है। अनस्टेबल होता है, इट स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट, और सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं करते हैं, इसलिए सस्पेंशन में से सॉल्यूशन सस्पेंशन वगैरह को अलग अलग करना ईजी होता है, उतना ईजी नहीं, फिल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा हम लोग उसको अलग नहीं कर पाएंगे। अच्छा मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो कि हम लोग जो है वो नमक और पानी का घोल बना लिए, अब हमको अलग अलग करना है नमक को और पानी को, कैसे करेंगे,
या चीनी और पानी का एक घोल बना लिए, अब हमें अलग अलग करना है चीनी को और पानी को, कैसे करेंगे? वाटर को इवेपोरेट करेंगे। आराम से बताना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है क्या कि ये हर क्वेश्चन को, ये थोड़ा हल्का सा न्यूमेरिकल है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट बताना है, फिर इसके बाद बताने के ऊपर इसको बताएंगे, ठीक है। वैसे भी परसेंटेज वगैरह का बेसिक चीज़ आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन बताएंगे ज़रूर। सवाल जो भी होगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा क्लियर। और ये तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, इसी क्लास के फॉर्मेट में बढ़िया प्रेजेंटेशन होगा तो कल ही तैयार करेंगे, तो कल भी होगा तो कल भी बता देंगे इसके बारे में। तो अब देखो एक क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कॉन्टेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा का अंतर है। विच आर मिक्सेबल विथ ईच अदर, ठीक है। अब इसको दोनों को अलग करना है। देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आ गए, शब्द आगे टकरा गए, ये तो अभी 9th क्लास में है, इसका मतलब बताओ। मिक्सेबल एंड इमिक्सेबल। चलो कोई इशू नहीं है, नहीं बताना है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बताओ, ठीक है। लेकिन मेरा यही कहने का मतलब है कि एक बढ़िया अंग्रेजी जो होता है ना, जिसमें कि अगर समझ में आ जाए और दूसरे को समझा दें तो उससे बहुत सारा सवाल जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो देखो, ए मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल विच आर मिक्सेबल विथ ईच अदर कैन बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? नीचे में आग जलाया, ऊपर में मिक्सचर को रखा और अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ से उसको ठंडा कर लिया, ठीक है। तो उसमें हाँ बहुत बहुत आराम से, ठीक है। तो टेक ए मिक्सचर इन डिस्टिल्ड फ्लास्क, फिट इट विद द थर्मोमीटर, अरेंज द apparatus, मतलब जो फिगर में शोन किया है वैसा दिखा दो। ये रहा तुम्हारा फिगर, ठीक है, और ये रहा फिगर, ये रहा, ठीक है। इस फिगर में क्या हुआ, हम लोग इसको गर्म करते हैं अलग अलग दोनों पे, तो केरोसिन प्लस पेट्रोल है, दोनों भाप बन के उड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वाटर कंडेंसेशन है। तो पहले क्या जरूरत है? थर्मामीटर से ना टेम्परेचर पता चलता रहता है कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है। जैसे यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, पेट्रोल कितनी जगह पे उड़ जाएगा, पेट्रोल कम टेम्परेचर पे उड़ जाएगा, केरोसिन नीचे रह जाएगा। तो पेट्रोल यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, केरोसिन नीचे ही छोड़ जाएगा। ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करेगा तो दोनों उड़ेगा, दोनों उड़ेगा तो फिर ये यहीं पर आके दोनों चला आएगा। तो बर्नर को क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल वे में उसको गर्म करते हैं। मान लो एक ऐसा मानते हैं कि पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेट हो जाता है, बहुत तेज़ी उसका इवापोरेशन का रेट मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, मान लेते हैं। और केरोसिन जो है ना वो कितने पे जो होता है, तो इससे 25 ज़्यादा है, 25 ये होता है 60 डिग्री सेल्सियस पे। 60 डिग्री सेल्सियस पे कौन होता है, केरोसिन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ना मेंटेन रखेंगे, 35 डिग्री सेल्सियस, तो केरोसिन नीचे रह जाएगा और पेट्रोल जो है वो निकल जाएगा बहुत आराम से। लेकिन जो बड़ी रिफाइनरीज होती है वहाँ पे क्या होता है, क्रूड ऑयल पहुँचता है। क्रूड ऑयल से क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम क्रूड होता है, काला रंग का, एकदम कोल्ड, उसको देखना हो ना कि कैसा, तो जो पिच रोड जो बनाते हैं वो वही होता है कोल टार। तो वो कोल टार होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है कोल टार, और वो जो आता है ना वो थोड़ा कम गाढ़ा होता है। और तुमको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया भर का जितना कॉस्मेटिक आइटम्स बनता है वो वही पेट्रोलियम पदार्थ से ही बनता है। वो परफ्यूम हो गया, वैसलीन हो गया। तो देखो उसका कहानी अलग है। तो वो जो आता है ना, जब वो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल बड़े बड़े टैंकर्स में भर के, इसके बाद वहाँ पे होता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इतना बार पूछ चुका है कि मत पूछो, एकदम कॉमन टर्म है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन तो है लेकिन खूब इस तरह का ये जो है ना, इस तरह का ये होता है। नीचे से इसको गर्म किया जाता है, यहाँ एक पाइप लगा दिया, यहाँ एक पाइप लगा दिया, यहाँ एक पाइप लगा दिया, यहाँ एक पाइप लगा दिया। पूरी रिफाइनरी में यही सिस्टम चल रहा होता है। उसको गर्म करते हैं, यहाँ पे जल्दी जो वेपोराइज हुआ, यहाँ से पेट्रोल निकाल लिया, यहाँ से केरोसिन निकाल लिया, यहाँ से गैसोलीन निकाल लिया, यहाँ से अदर चीज़ निकाल लिया, इतने चीज़ तरह के पेट्रोल निकालते हैं। यहाँ से एविएशन फ्यूल निकाल दिया। एविएशन फ्यूल क्या होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे निकाल दिया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यही होता है। तो वहाँ इसी पे पूरा साइंस टिका होता है। थ्योरी जितना आसान है, प्रैक्टिकल में उतना ही परेशानी आती है। नेम द टेक्निक्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड।
दही में से बटर अलग करने का, साल्ट फ्रॉम सी वाटर और कैम्फर फ्रॉम साल्ट, ठीक है। इसके जो तरीके हैं, बोला था सर चीनी और पानी और घी को इवेपोरेशन से कर सकते हैं। इसको बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो बटर फ्रॉम कर्ड सेंट्रीफ्यूजन, ऐसे जो मथते रहते हैं, देखा है मथनी से जो मथते रहते हैं ऐसे ऐसे, मेरी मम्मी ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूजन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, बटर हम लोग कर्ड में से निकाल देंगे। साल्ट फ्रॉम सी वाटर में क्या करते हैं, तो इवापोरेशन करते हैं। कैम्फर फ्रॉम साल्ट में से, कपूर में से साल्ट जो निकालते हैं वो सब्लिमेशन के जरिए निकालते हैं। बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें, एकदम सामान्य है। ऊपर में कैम्फर वाला तो प्रयोग यहाँ घर में भी कर सकते हो आराम से। तीसरा है, कैम्फर को तो सर हाथी से निकालने के छांटने का क्या। what types of mixtures are separated by the techniques of crystallization, ठीक है। what types of mixtures are separated by the techniques of crystallization, बताओ। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो सॉलिड होता है ना उसको प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे साल्ट है और सी वाटर है, साल्ट है और सी वाटर है, तो उसको क्या करते हैं, दोनों को छोटे छोटे कुंड बना के रखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो पानी उड़ जाता है और बाकी जो रवा जो होता है ना वो बच जाता है, उसको निकाल देते हैं, छान छान के उसको निकाल देते हैं, ठीक है। प्यूरिफाई तो बाद में होता रहता है, वो तो अलग प्रोसेस है। आगे है, को छांटा जाता है सॉलिड में बाद में ये सब लिख के रखो अपना टॉपिक्स को, मेरे से पूछना। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल फिजिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है, देखो केमिकल चेंज में यही होता है कि एक बार जो चेंज हो गया उसको वापस से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और फिजिकल चेंज में ये होता है कि आपस में इधर उधर कर सकते हैं इसको बार बार, ठीक है। द कटिंग ऑफ ए ट्री, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gas। हाँ, कि इसमें किस में होगा केमिकल चेंज और किस में होगा फिजिकल चेंज। डिजॉल्व कॉमन साल्ट इन वाटर, मेकिंग ए फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। तो इसको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में देख लो, ये लिस्ट इसमें कुछ खास नहीं है। पेड़ को काट देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, वापस जम जाएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो क्या होगा, वो वापस से ठंडा होकर पानी बन जाएगा। डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, क्या होगा, फिर वापस से उसको अलग अलग कर लेंगे। मेकिंग एक फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स, ठीक है। कच्चा फ्रूट से ही सलाद बना रहे हैं, ठीक है। शब्दों पे ध्यान दो, नहीं तो अधिकांश लोग इसी से फ्रूट सलाद क्या बना रहे हैं, जैसे करोना है, खीरा है, सब को एक ही साथ रख दिए, कच्चा ही रख दिए, काट के नहीं रखे। काट के रखेंगे तो केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड देन ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये केमिकल चेंज हो गया। एक बार वो जो है ना इलेक्ट्रिक करंट पास करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन कर देंगे तो वापस से सबको जलाएंगे ना, तो जलाएंगे तो फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको, हाँ, इसको हम लोग जो है ना इसको डाउटफुल में इसको रख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। एक्सेप्शन नहीं रखेंगे क्योंकि 9th क्लास में बच्चों का ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए जो है ना कई सारी मान्यताएं हैं जो बाद में चेंज होती रहती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो पहले बच्चे गलत ही सीखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले कई सारी चीज़ें बच्चे गलत सीखते हैं और गलत सीखने के बाद उसको क्या करते हैं, सही डायरेक्शन में जाके सीखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, पैर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना अपने यहाँ कि बच्चों को बड़ा तरीके से बहुत लोग पहले ही बपजेट बना देते हैं, ठीक है। जब उसको जो चीज़ सीखना है उससे पहले सिखा देते हैं और बहुत बेकार तरीके से सिखा देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि वो जो क्यूरियोसिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। कई सारे बच्चे आएंगे क्लासरूम में होते हैं जो आगे का पढ़ के आते हैं, तो जैसे ही आदमी इस कॉन्सेप्ट पे आया वो उस कॉन्सेप्ट पे जंप करता है, ठीक है। टीचर उसको निकाल देते हैं, फिर वो जाता है प्रिंसिपल के पास शिकायत करने के लिए कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वो समस्याएं चली रहती है। सबसे पहले स्कूल में जो बच्चों को सिखाना चाहिए वो होता है अखंड डिसिप्लिन, समझ रहे हो ना। और हाँ, एकदम तगड़ा डिसिप्लिन, चू शब्द नहीं। मैंने देखा है स्कूल्स का डिसिप्लिन अपनी आंखों से, जहाँ पे 2000 बच्चे भी आए तो बिल्कुल आवाज़ नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे वहाँ पे व्यस्त हैं घुड़सवारी में, फुटबॉल खेलने में, स्विमिंग में और बाकी और बहुत सारे एक्टिविटीज़ में। तो उनका वहाँ पे सब एनर्जी निकल गया, जो फिजूल का एनर्जी था निकल गया। अब जब वो आए यहाँ पर अपने विद्यालय में, अपने स्कूल्स में, तो वहाँ पर आने के बाद इनका जो कहानी था वो ये था कि वो
पहले अब उनका मेंटली वो फ्री है कोई चीज़ सीखने के लिए, दिमाग खाली करके आते हैं। अपने यहाँ वो सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ क्या हम लोग लाइफ दे रहे हैं बच्चों को? कोई एक फील्ड है? नहीं है। क्रिकेट खेलने का जगह है? नहीं है। कोई खेलने का प्लेस है? नहीं है। कोई और चीज़ दिमाग कुछ नहीं है। बच्चा चेस खेलने के अलावा कोई और गेम अगर खेलना चाहे तो उसके लिए तमाम तरह की मुश्किलें हैं। कहाँ खेलेगा? कोई जगह नहीं है, किसी ने डिमांड ही नहीं की। फिजिकली फिट नहीं है। बच्चे जो दौड़ेगा भागेगा थोड़ा बहुत घुटना तोड़ेगा, उसको न कभी साइनस का प्रॉब्लम होगा, न कभी उसको पेट की तकलीफ़ होगी, न कभी उसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, न कभी उसको लंग का प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो बच्चा उठा स्कूल, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं स्कूल, अब फिर ऐसे ऐसे कर घर में जाके पढ़ गए, समझ रहे ना? तो कुछ नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल बेकार है। इससे बढ़िया गांव में हो सकता है कहानी, लेकिन गांव की कहानी अलग ही है। गांव में कहानी ये है कि गांव में जो पेरेंट्स हैं वो पहले ही नहीं, दादा परदादा पेरेंट्स वही पढ़े लिखे नहीं हैं। अब बच्चे पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो उनको उस तरह का माहौल नहीं मिलता है। शाम होते ही सब ब्लैकआउट जैसा माहौल होता है, प्लस और भी उनकी मुश्किलें हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब है टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा अगला है ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। हमारे आसपास का जो चीज़ है ना उसको प्योर है या क्या है उसमें सेग्रीगेट करना है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हो गया कौन कौन, और मिक्सचर्स हो गया कौन कौन, सो देख लेना कि कैसे होता है। गोल्ड जो होता है ना एकदम प्योर होता है, सोना। ठीक है, 24 कैरेट होता है। हाँ, 18 कैरेट से ही गहने बनते हैं, 18 कैरेट से ही। 18 कैरेट जो सोना होता है, 24 कैरेट सोना जो होता है ना उससे गहने नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो पिघली अवस्था में रहता है, मेल्टिंग होता है वो सोना, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तब जाके बनता है। 22 कैरेट का सोना कॉस्टली होता है, कम लोग पहनते हैं, और 18 कैरेट का सोना है नॉर्मली उसी से गहना बनता है। लेकिन इसमें भी कहानी ये है कि कैरेट तो होता है 18 कैरेट ही, लेकिन जो दाम चार्ज किया जाता है वो 24 कैरेट का चार्ज किया जाता है। सोने का रेट जो चार्ज करते हैं वो 24 कैरेट का मिलता है, इसको 18 कैरेट। फिर उसी दुकानदार को जाके बेचो तो वो 15% लेस करके फिर उसी सोने को लेगा। अभी खरीदो अभी बेचो। तो सोना कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट का वो जगह नहीं है। वो तो पता नहीं क्या है, लोग ज़्यादा सोने के प्रति भागते हैं। विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये लाइट जला दो, अभी तक तो ये लाइट जला ही नहीं, और नहीं ये लाइट जला, और नहीं ये लाइट जला। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा ज़्यादा काला आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो होगा ही रिकॉर्ड वगैरह। तो विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग? सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। देखो, मुझे लगता है कि पहले इसके बारे में तुम्हें पूरा जानकारी दे दें, इसके बाद जो है इसके बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसको जो है कुछ टेक्निक्स होती है जैसे इवापोरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये सब बहुत आसान सा टर्म है, तो इस सब को ना एक बार देखो, ये तो बहुत आसान है। देखो, जैसे कोई भी चीज़ है ना उसको मथते हैं ना, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूजल फोर्स है ना। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक्स होती है, एक क्रोमेटोग्राफर ही लाएंगे तो उसे अच्छे से जानोगे। तो ज़्यादा इसमें नहीं चलते हैं, ठीक है, और सीधा जो है हम लोग जहाँ से सवाल देंगे वहाँ पे आते हैं। ठीक है, हाँ, सवाल नहीं देंगे, क्या हुआ, देंगे काहे नहीं, इससे सबसे नहीं देंगे सवाल। ठीक है, और सवाल देंगे, हाँ रुको, हाँ यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। डिफाइन सॉल्वेंट, इस तरह का सवाल देंगे, क्योंकि बच्चों से जिस तरह का सवाल ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप चलें तो ज़्यादा अच्छा है। डिफाइन सॉल्वेंट ये सवाल देंगे, ये बढ़िया है, ये एक्स्ट्रा है और ये बेसिक्स है, ये तुम्हारे सब्जेक्ट मैटर का है। ठीक है, इसको जानबूझ के हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। डिफाइन सॉल्यूट, देखो डिफाइन सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब क्या है ना, यही डिफिनीशन हमको चाहिए, यही डिफिनीशन हमको चाहिए, समझ गए ना। क्या हुआ, इससे अच्छा पैर नीचे कर लो, है ना,
अपने लैंग्वेज में वही है ना कि अपने लैंग्वेज में लिखते हैं तो इतना ना जो लिखना है उसके अलावा सब कुछ लिख देते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। जो हाँ वो जो लिखना है वही है। व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इट हैज़ आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट। ठीक है, आयोडीन अल्कोहल में मिलता है। बिल्कुल। टिंक्चर क्या होता है, एकदम बेसिक, सब देख के घबराना नहीं है। व्हाट आर एलॉयज? ठीक है, ये है व्हाट आर एलॉयज। व्हाट आर एलॉयज? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। स्टील इज एन एलॉय और आयरन एंड कार्बन। ठीक है, आयरन और कार्बन को मिला के क्या बनता है, वो एलॉय। अब अगला क्लास में जाओगे ना तो हम इसका कैंप बताएंगे कि निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन कैसे कितने कितने परसेंटेज में मिलता है तो बनता है स्टील। ये अगली क्लास का विषय है, मतलब 11th क्लास तक में ये विषय है। ये नहीं कि 9th और 8th में भी इसको घुसा के एकदम से कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो एक अगला है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए सॉल्यूट इन मिक्सड विथ वाटर एज ए सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ना मिलाया हुआ होता है किसमें, पानी में। किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड पीते हो, नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, पीते हो कभी स्टिंग उस्टिंग? पक्का स्टिंग नहीं पीते। नहीं पीते, पीना भी नहीं, कोई चीज़ मत पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही नहीं, ना बच्चों को पिलाना। अंशिका भी पीती है, हाँ, नुकसानदेह। हम लोग इतना पढ़ लिख करके भी ऐसा बेवकूफ़ी करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैंने लोगों को देखा है मैगी भी खाते हुए, खूब मैगी लोग खरीदते हैं और खाते भी हैं। ऐसे महान लोग भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो उनको हम नमस्कार करते हैं, दंडवत कई बार। नहीं खाना है। देखो हमारे यहाँ जो गुथा हुआ आटा होता है वो जानना ज़रूरी है। गुथा हुआ आटा जो है हमारे यहाँ वो 24 घंटे के अंदर में ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। मैं वैसे कई बार बताता रहता हूँ, लेकिन यहाँ फिर से बता देता हूँ, ऑन एयर जा रहा है, ज़रूरी भी है। तो अब वो जो आटा है वो गुथा हुआ आटा है जिससे मैगी बना है। अब मैगी जो बना ना, उसके साथ कहानी क्या हुई कि वो जो बना मैगी, तो वो आटा ख़राब ना हो और पतला पतला झिल्ली जैसा उसको निकाला, तो उसमें ना कीटनाशक मिला देता है ताकि वो ख़राब, कीड़े ना लगे उसमें। 6 महीने उसको चलाना है ना। वो कीटनाशक जो है ना, वो जब हमारे पेटों में जाता है तो पेट में हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे आंतों में, जो भोजन का पाचन करते हैं। अब कम मात्रा में जाता है वो तो सारा सिस्टम उस्टम में कुछ थोड़ा बहुत उसका अलग सिस्टम है जो बनता उनता है। लेकिन वो जो रेगुलर वे में कोई अगर मैगी खाएगा तो अपना लीवर किडनी वगैरह सबको डैमेज कर लेगा। समझ रहे हो ना वो चीज़। तो लंबे समय में उसका हमारे शरीर पे बहुत नुकसान होता है। देखो मैं जिस उम्र में हूँ और जिस उम्र में और लोग हैं, तो हमेशा कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कोई कई सारा चीज़ है। हम तो पानी में कई बार भीगे, और यहाँ पर भी इतनी गर्मी में भी अपना काम कर रहे हैं, करकट के नीचे बैठे हुए हैं, ये रनिंग पसीना हो रहा है, वहीं पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अधिकांश लोग बोलते हैं बीमार पड़ गए सर, हद हो गया। व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? और कोरोना में भी देखो इतना गंभीर तरह का इन्फेक्शन था, उसको बहुत आराम से उसको बीट करके बिना ऑक्सीजन के ही हम वापस भी आए। What is concentration of a solution? The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of a solvent. Clear है? Yes. कोई दिक्कत? State the difference between aqueous and non-aqueous solution. The aqueous solution have water as a solvent and non-aqueous solution do not have water as a solvent. पानी नहीं होता है non-aqueous में. What is solubility of a solute? The amount of the solute present in the saturated solution at the given temperature is called solubility. What is saturated solution? क्या होता है saturated solution? What is saturated solution? The maximum amount of solute dissolved in a solvent at given temperature is called saturated solution, where no more solute can dissolve further. ठीक है, saturated solution में क्या होता है कि जैसे चीनी और पानी को घोल दिया अच्छे तरीके से,
अब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि और चीनी उसमें नहीं घुल सकती है, तो वो हो जाएगा सैचुरेशन। ठीक है, कब नहीं घुल सकती है? देखो जैसे कि मान लो कि 5 लीटर पानी लिया, 1 लीटर चीनी उसमें घोल दिया, अब उसमें और चीनी चाहता है घुलाना, लेकिन उसको घुलाओगे ना चीनी को, तो चीनी वैसे ही नीचे में तल छट में जाके बैठ जाएगा और नहीं घुलेगा चीनी, तो उसी को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? भाई जिसमें और चीज़ घुला सकें वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। Which is not saturated is known as unsaturated. हाउ कैन यू कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड और वाइस वर्सा? सिंपल है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन हीटिंग बिकम्स अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग बिकम्स सैचुरेटेड। समझ गए? देखो क्या है, तो पानी और चीनी को घोल दिया, करेंगे तो पानी और चीनी को थोड़ा घोल दिया, ठीक है, अब उसमें और चीनी नहीं घुल पा रही है, तो उसको हम लोग जैसे ही गर्म करेंगे ना, तो उसके बीच में जो जगह होती है ना, वो थोड़ी जगह बच जाएगी और उस जगह में थोड़ी और चीनी घुल मिल जाएगी। तो गर्म दूध में ज़्यादा चीनी घुल सकती है ठंडे दूध की बदौलत। एक बार ऊपर ठीक है, नहीं ऊपर नीचे बाद में, एक वो इसके बाद तो थोड़ा देर वाई थोड़ा हाँ बस। हो गया। आगे देखें, हाउ यू कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड वाइस। हो गया। वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो देखो बहुत यूनिवर्सल सॉल्वेंट वैसे वाटर है नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में बच्चों से जो 9th क्लास में यही बताया जा सकता है कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि ज़्यादातर सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, ज़्यादातर जो हम लोग जानते हैं। और अभी क्या PhD थोड़ी ना करवा देना है बच्चों को, जितना जानना है उतना है, इसलिए वाटर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाट इज ए टिंडल इफेक्ट? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जो कोलॉइडल पार्टिकल से प्रकाश पड़ के जो स्कैटर करती है ना, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट जो है ना, उसको पैदा करने वाले बहुत सारे एपरेटस हमारे मार्केट में अब मिलने लगे हैं। चाइनीज़ खिलौने के दुकान में जाओगे तो मिल जाएगा टिंडल इफेक्ट वाला। लोग देखते हैं, बोलते हैं अरे वाह क्या गजब का चीज़ है, और होता कुछ नहीं है वो। ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट कोलाइडल मिक्सचर्स? तो देखो, बाई सेंट्रीफ्यूगेशन इन ए सेंट्रीफ्यूज मशीन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज केप्ट इन ए टेस्ट ट्यूब rotated very fast and due to centrifugal force the colloidal particles are separated। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इमल्सन? when both the dispersal phase and dispersing medium is liquid it is called emulsion। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, ये सब क्या है, इमल्सन है। इमल्सन हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं, पेंट में भी। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम इन लिक्विड क्या होता है? देखो दूध जो होता है ना, दूध देखे हो कभी भी, दूध देखा है कभी भी? ठीक है, दूध में पानी और बाकी बहुत सारा पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, लेकिन पता नहीं चलता है हमें। ठीक है, वही इमल्सन है वो। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह फेस क्रीम देखोगे ना, उसमें बहुत सारा चीज़ का मिक्सचर करके रखा हुआ है उसको एक साथ ही। हम लोग उसको नॉर्मली इसको एक साथ ही पूरा लगाते हैं, चेहरे पे आराम से चला गया, वो इमल्सन है। और इमल्सन है वो। इसी तरह हम लोग घर का पेंट करते हैं ना, तो इमल्सन का हम लोग यूज़ करते हैं। इमल्सन जो होता है ना, उसमें बहुत सारा चीज़, एक पेंट यहाँ रह गया, दूसरा उसके गड्ढों में चला गया, तो इमल्सन जो होता है ना, उसका स्पेशल इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह के इमल्सन्स बनाए भी जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अब है व्हाट इज एरोसॉल? व्हेन द सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए गैस इट इज़ कॉल्ड एरोसॉल। जैसे स्मॉग, फॉग, ये सब क्या है, एरोसॉल है। क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। देखो जब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हो गया नहीं, बस इतना काफी है। आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके जैसे समय आएगा चीज़ों को बताएंगे। प्लस इसकी जो क्लास है ना, इसकी प्रॉपर एक क्लास भी लेंगे। ठीक है, हमने ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें इसलिए डाला है क्योंकि पीछे की ज़्यादा कहाँ 18 पेज में ही है, और पीछे की जो क्लासेस है, पीछे की क्लास को भी इसमें डाला है। इसमें क्या है ना कि आगे कोशिश रहेगी मेरी कि पूरी कंप्लीट जो है पूरी क्लास लें और एक साथ लें, एग्ज़ाम से पहले इसको डालें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डालें। लेकिन फ़िलहाल आज इतना ही रखते हैं, इतने से ही तुम्हारा कल क्वेश्चन आ जाएगा। और जो लोग नहीं क्लास में आ पाए, इस क्लासेस को देख सकते हैं, है ना। कितने पेज तक पढ़ाए हैं?
दे दीजिएगा। हम दे देंगे ना, नहीं समझे? हमारे पेज पास देख लीजिए, क्या हुआ? पेज देख लीजिए, पेज क्या देखना, याद रहता है, नहीं समझे? 3-4 पेज में से देना है। क्या हुआ आपको? देखो वो चीज़ होता है ना, कई बार होता है कि आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें हैं ना वो आती है, ठीक है? कई बार होता है कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आती है। चेंज करवा लेते हैं हाँ, क्वेश्चन स्कूल में। ये स्कूल थोड़ी है, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा ही होगा। देखो कई बार होता है ना कि जांचना होता है कि बच्चे को इस दायरे से बाहर आता है कि नहीं आता है, नहीं होता ठीक है? एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहिए। आप कभी कभी बोलते हैं एक्स्ट्रा मत पढ़ो, कभी कभी बोलते हैं कि वो दायरे से बाहर को रखा दोगे। एक्स्ट्रा नॉलेज जो होता है ना वो चीज़ जो कि काम का नहीं है, ठीक है, अब उसको पढ़ रहे हैं तो वो नहीं ज़रूरत है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में आगे टकराने वाला है, जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, तो अभी कोरिया के एक साइंटिस्ट ने, दक्षिण कोरिया के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा सब्सटेंस खोजा है जो कि सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। अब सुपर कंडक्टर ऐसा कुछ अनहोनी नहीं है। देखो मरकरी जो होता है ना वो -273 डिग्री सेल्सियस पे एज ए, या मैं कैलकुलेशन भूल गया, एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव करता है। व्हाट इज सुपर कंडक्टर? देखो सुपर कंडक्टर होता क्या है, एक ऐसा कंडक्टर, जैसे हमारे वायर के जरिए जो लाइट आ रही है ना, ये वायर के जरिए आ रही है तो ये कंडक्टर है। तो सुपर कंडक्टर में ऐसा सिस्टम है कि सुपर कंडक्टर जो होता है ना वो बिल्कुल रेसिस्टेंस पैदा नहीं करता है। तुम्हें पता है हमारे यहाँ जो आती है इलेक्ट्रिसिटी उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खर्च हो जाता है एज ए ट्रांसमिशन लॉस, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी ट्रांसमिशन लॉस के अगर हमारे पास तक आ जाए तो हम देखते हैं कि हमारा बिजली का बिल जो होगा ना 1/4 हो जाएगा। हम लोग बिजली के बिल से काफ़ी परेशान रहते हैं, नहीं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, बिजली का बिल काफ़ी दुखी करता है, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत महंगा बिजली का बिल भरता हूँ मैं, बिल्डिंग का बड़ा घर है, ठीक है, हर जगह लाइट जलाना पड़ता है, ये भी है वो भी है, गीजर उधर सब कुछ, सबका तो भरना पड़ता है। सुपर कंडक्टर अगर हो जाए, सुपर कंडक्टर अगर हो जाए तो वैसे कंडीशन में क्या हुआ, लगवा दीजिए सुपर कंडक्टर। इससे पता चलता है कि तुम अभी स्कूल के बच्चे ही हो, है ना? सुपर कंडक्टर जो होता है ना वो अभी जो है रिसर्च के फेज में ही है, क्योंकि एक ख़ास टेम्परेचर पे ही कोई पार्टिकल्स अभी सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव कर रही है। सबसे अच्छा जो कंडक्टर है पता है कौन सा होता है? क्या? फिर ज़बरदस्ती मरकरी, ये भी तो लोग नहीं पढ़ा है, अभी तो तुमको मालूम होना चाहिए। सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी होता है, सिल्वर, ठीक है। फिर बस अब सुपर कंडक्टर की बात कर रहे थे। सुपर कंडक्टर में 0 रेसिस्टेंस होता है। तो अभी बहुत सारा बात हो चुका है। अब अगर सुपर कंडक्टर की बात अगर दक्षिण कोरिया की साइंटिस्ट की अगर सच है तो इस बार का नोबेल प्राइज़ उसी को मिलेगा, दक्षिण कोरिया के साइंटिस्ट को। लेकिन इससे पहले भी कई बार दावे किए गए, लेकिन ये दावा कहीं पर भी सही नहीं साबित हुआ। सुपर कंडक्टर अगर आ गया तो समझ रहे हो ना, ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। नहीं तो ट्रांसमिशन लॉस से बहुत सारा परेशानी होता है, और इसलिए जो है ट्रांसमिशन लॉस कम होने के लिए 11,000 के तार खींचे जाते हैं। 11,000 के तार कहाँ पे काम आते हैं? या 1,32,000 का, उसको ना स्टेप अप करके भेजा जाता है। बहुत बड़े बड़े तार तुमने देखे हैं कभी भी? गांव में चौड़ वगैरह में देखोगे तो तार वहाँ से जाते हैं, है ना? अरे अपने तरफ गांव में जाओ ना, वहाँ दिखेगा, चरचराता भी रहता है, तार गिर भी जाता है, तार चोरी भी होता है। दूसरी साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह डेटा भेजा जाता है ना उस तरह इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाए। यहाँ कोई तार की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लगा दिया, सीधे सेटेलाइट के जरिए बिजली पहुँच जाए घर में, कोई तार वार की ज़रूरत नहीं है, घर में भी कोई तार वार नहीं, सब आराम से। तो साइंटिस्ट की ये कोशिश है। तो भले ये कोशिश हास्यास्पद लगे, लेकिन हम लोग जब तुम्हारे एज के थे तब हमें भी लगता था कि ऐसा कभी कोई मोबाइल नहीं आ सकता जिसके ज़रिए हम सीधे टीवी जैसा मूवी देख लें। और अब तो ये सिस्टम आ गया है मोबाइल में कि बिना मोबाइल के डेटा के तुम सारे टीवी चैनल्स देख सकते हो मोबाइल में। तो हमने टेक्नोलॉजी को बदलते देखा, कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें आ जाएगी। जो बल्ब होता था ना बहुत हाई गर्म होता था, बहुत सारी चीज़ें थी। ट्यूबलाइट बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन ट्यूबलाइट बिना चौक के स्टार्ट हो जाए ऐसा कभी नहीं हमने सोचा था कि बिना चौक का ट्यूबलाइट हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टर तक हम लोग नहीं सोच पाते थे। जब गर्मी लगती थी तो गर्मी में से तपते थे। आज सब है, तुम लोग तपे हो कभी गर्मी में? पूरी रात लाइन नहीं रही, परेशानी। इस बार इन्वर्टर नहीं लगाया घर में? इन्वर्टर नहीं लगाया, क्या है? नहीं है अभी। लाइन कटता है तो है चार्ज बल्ब है। क्या?
अच्छा अच्छा, और पंखा पंखा भी चार्ज? नहीं, पंखा चार्ज नहीं। अच्छा अच्छा, चलो वो सब चीज़ है ना। पंखा चार्ज कहाँ आता है? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बातें बातें और करते रहेंगे। उम्मीद है कि कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा।